नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी आधारित है नरसिंह जी, उनकी बीवी प्रमिला जी और उनके 2 बेटे और बहू पर। आज की कहानी का शीर्षक है पिता की बगावत। और यह कहानी सुन के आप स्तब्ध रह जाएंगे कि ऐसे भी लोग होते हैं धरती पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओ मेरी श्रीदेवी, कहाँ हो? लो ले आया 2 टिकट, तैयार हो जाओ, आज शाम को चलेंगे फिल्म देखने। 70 वर्षीय नरसिंह जी लाठी लिए अपनी पत्नी से बोले। प्रोमिला जी पतिदेव से बोली, सवेरे सवेरे क्या बोल रहे हो? अब फिल्म देखूंगी, इस उम्र में पैसा खराब करते हो। और क्या श्रीदेवी लगा रखा है? मेरा नाम प्रोमिला है। आंगन में कपड़े डालते हुए प्रोमिला जी बोली। देख नहीं रहे ऐसे मौके कब हाथ आते हैं? इतनी दूर फिल्म देखने तो अगले जन्म में ही जा पाऊंगी अब। अरे सुनो, देखो मैंने सब इंतज़ाम कर दिया है। ऑटो वाले से बात कर ली है, वह शाम को 5 बजे आ जाएगा। घर से ले जाएगा हमें और घर भी छोड़ जाएगा। कितने अरमान थे मेरी प्रोमिला के। राजेश खन्ना की फिल्म लगी थी उस वक्त। नौकरी, बच्चों की जिम्मेदारी, ऊपर से अम्मा का डर कि घर की बहू है, फिल्म नहीं देखती। कभी फिल्म ही नहीं दिखा पाया तुझे। शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी तू, पर मुझसे प्यार करके कैसी बावरी सी बन गई थी। भाई भाभीयों के बीच रही, कभी एक गिलास पानी भी नहीं पिया। मेरे घर आकर बिना कुछ कहे चूल्हा चौका, बच्चों की जिम्मेदारी को खुश होकर पूरा करती गई। पता ही नहीं चला कब बुढ़ापा आ गया। बालों पर सफ़ेदी छा गई, हाथों में लाठी, आँखों में चश्मा आ गया। बच्चे अपने अपने परिवार को लेकर रोज़ी रोटी में व्यस्त हो गए। उनकी भी गलती नहीं है, उन्हें भी तो अपना परिवार पालना है। पर प्रोमिला मरने से पहले हाथों में कोल्ड ड्रिंक और भुने हुए मक्का लेकर साथ में फिल्म देखने जाएंगे, जैसे अपने बेटे ने फ़ोटो दिखाई थी अपनी और बहू की। शुभ शुभ बोलो जी, मरने की बात की तो बात नहीं करूँगी, हर वक्त यही बोलते रहते हो। ठीक है, चलूँगी फिल्म देखने। आज तू तो लाल वाली साड़ी पहनना और मैं वह कुर्ता पजामा पहन लूँगा। प्रोमिला जी बोली, जाओ हटो जी, सब मोहल्ले में लोग कहेंगे इन बूढ़े बुढ़ियों को बुढ़ापे में जवानी सूझ रही है। तो तू नहीं मानेगी मेरी बात? मेरे लिए तो अभी भी तू मेरी वही पहले वाली श्रीदेवी है, जिसको देखकर मैं बावरा हो जाता था। ऐसी बात ना करो जी। शाम को नरसिंह जी कुर्ते पजामे में और प्रोमिला जी लाल रंग की साड़ी में ऑटो पर बैठे एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले जा रहे थे। उनको देखकर सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान सी तैर आई थी। इतने खुश थे दोनों इस उम्र में भी। कुछ समय बाद बहू कहती है, इस उम्र में काम करना शोभा देता है क्या माँ जी? आप तो बस आराम से बैठिए, बहुत दिन तक बच्चों के लिए थक चुकी हैं। अब तो बस आप खुश रहो, बस हमें कह दिया करो, कुछ दिन में बाबूजी भी रिटायर हो जाएंगे। प्रोमिला जी ने कहा, नेहा कैसी है? तभी उनकी बड़ी बहू काजल ने रही सही कसर पूरी करते हुए कहा, नेहा मम्मी जी को तो आराम ही आराम मिलना चाहिए। वैसे भी बाबूजी रिटायर होकर आएंगे, पैसे लाएंगे, तो मम्मी जी को हमारी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। मम्मी जी देखना, कहीं अपनी इस बहू को भूल मत जाना। प्रोमिला जी बोली, अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हो? हमारा जो कुछ है तुम्हारा ही तो है। और जिसकी इतनी संस्कारी बहू हो, उस सास को पहला भारी आडंबरों का क्या काम? तुम लोग गांव आती हो, 2-4 दिन ही रहती हो तो घर में रौनक बढ़ जाती है। बस इसी तरह हमसे मिलने आया करो। प्रोमिला जी और नरसिंह बाबू के 2 बेटे बहू, पोती पोता, भरा पूरा परिवार सब अपनी अपनी दुनिया में रहते थे। कभी माता पिता की कोई चिंता नहीं होती थी। क्या बात है जो 6 महीने से उन्हें अपने माता पिता की बहुत चिंता होने लगी थी। सच कहते हैं लोग, पैसा अच्छे अच्छों को बदल देता है। माँ तो फिर भी ममता में आकर सब कुछ भूल जाती है। नरसिंह बाबू हमेशा एक कदम दूर की सोचते हैं। जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोले तो समझो कुछ गड़बड़ है। लेकिन
प्रमिला जी उनकी बातों को हंसी में उड़ा देती थी। यहाँ बोली, बाबूजी, अगर मम्मी जी को हम कुछ रोज़ अपने घर ले जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नरसिंह बाबू बोले, बहू, क्यों इस बूढ़े से रोटी बनवाओगी? बिना दिखे मेरा तो कोई काम ही नहीं होता। मुझे रिटायर हो जाने दो, फिर हम दोनों तुम लोगों के साथ जाकर रहेंगे, फिर कर लेना हमारी सेवा। प्रमिला जी नरसिंह बाबू से बोली, आपने देखा दोनों बहू के स्वभाव में कितना बदलाव आ गया है। मुझे काम नहीं छूने देती और कितना सम्मान देती है, और क्या चाहिए? नरसिंह बाबू बोले, भाग्यवान, मेरे रिटायरमेंट के बाद भी अगर यह लोग तुम्हें इतनी इज्जत दे तो खुद को भाग्यशाली समझना। कुछ महीने है, रुक जाओ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। समय बीतता गया, नरसिंह बाबू रिटायर हो गए। विक्रम और मनीष दोनों ने बड़े प्यार से अपने बाबूजी को समझाया कि गांव में कुछ नहीं रखा, ना तो पूरे समय बिजली आती है, ना समय में पानी। शहर में एक बड़ा सा घर लेते हैं, वहीं सब मिलजुल कर रहेंगे। नरसिंह बाबू को बेटे का विचार अच्छा लगा। सगे संबंधियों ने भी कहा कि आज के समय में ऐसे बेटे कहाँ मिलते हैं, तो आपको बेटों की मदद करनी चाहिए। फिर क्या था, बाबूजी ने अपने सारे पैसे बेटों के कहने पर लगा दिए और शहर में एक बड़ा सा घर खरीद लिया और साथ में रहने लगे। एक दिन काजल बोली, मम्मी जी, मेरे भाई की शादी है, अब क्या बताऊं, मेरे पास पहनने के लिए कोई जेवर नहीं है। घर खरीदने में जो थोड़े बहुत पैसों की कमी हुई, उसमें मैंने अपना जेवर बेचकर पूरा किया। अब ऐसा सूना गला लेकर शादी में जाऊंगी तो चार बिरादरी में बाबूजी की बड़ी बदनामी होगी। इससे अच्छा है कि मैं शादी में ही ना जाऊं। नेहा ने भी अपनी तकलीफ़ सास के सामने रख दी। प्रमिला जी के पास जो भी कीमती गहने थे, उन्होंने उसके 2 हिस्से लगा दिए। जेवर पाते ही बहू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। एक दिन जब रेखा रसोई में रोटी बना रही थी, तभी नेहा आकर रोटी को चेक करती है। ओ माँ जी, आपसे कितनी बार कहा है कि आप रोटी में ज़्यादा घी मत लगाया करो। ज़्यादा दूध घी खाओगे तो बीपी बढ़ जाएगा और फिर डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। एक तो दूध घी महंगा और ऊपर से डॉक्टर का बिल इतना महंगा, दवाइयाँ भी इतनी महंगी पड़ती हैं। कोई बात नहीं, इनसे कहूँगी अगले महीने जब सारा सामान लाएंगे तो 2 किलो घी भी ले आएंगे। बहू, तुम्हारे बाबूजी को तो कमज़ोरी रहती है, थोड़ा घी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खाती नहीं हूँ। तभी छोटा बेटा मनीष सामने आया और बोला, माँ, तुम कहना क्या चाहती हो? नेहा झूठ बोल रही है। एक तो घी खाती हो, उसके ऊपर उसको झूठा बोलती हो। कल ही तो आपने पिताजी के लिए देसी घी का हलवा बनाया था। नहीं बेटा, वह तो गुड़िया की जिद कर रही थी, तो उसके लिए ही चुप हो जाइए। आप लोगों को साथ रखकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इससे अच्छा वही सड़ने देते। प्रमिला जी की आंखें भर आई। बेटा, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। अनुज बोला, छोड़ो माँ, पहले घर का माहौल ख़राब करती हो और बाद में आंसू बहाकर नाटक करती हो। अभी रोज़ की बात हो गई थी, दोनों बेटे बहू उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे। रोते रोते प्रमिला जी नरसिंह बाबू से बोली, सुनिए जी, आपको रिटायर हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं और हम अपने बेटे बहू के लिए पैर की जूती बन गए हैं। अब आगे हमारा क्या होगा? नरसिंह बाबू बोले, भाग्यवान, मुझे अपनी नहीं तुम्हारी ज़्यादा चिंता है। मैं तो घर से बाहर रहता हूँ, पूरे दिन तुम घर में रहती हो। मैं जानता नहीं तुम्हारे साथ दोनों बहुएं कैसा व्यवहार करती है। इससे अच्छा तो हम गांव में ही रह लेते। कुछ दिन बाद नरसिंह बाबू आसपास के पड़ोसियों के साथ अपने घर में बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे। बहुत गर्मी थी, दोनों ने एसी खोल लिया था और प्रमिला जी उन सब के लिए गरम गरम पकौड़े बना रही थी और नेहा से उन्होंने कॉफ़ी बनाने के लिए बोल दिया था, क्योंकि उसे कॉफ़ी बनानी आती नहीं थी। तभी छोटा बेटा मनीष कहता है, पापा, आप क्या दिन भर कॉफ़ी पीते रहते हो और पकौड़े खाते रहते हो, साथ में अपनी पार्टी को भी खिला रहे हो। आपको दिखता है कि नहीं? एसी भी ऑन है, कितना बिल भरना पड़ेगा मुझे। नेहा भी परेशान हो जाती है दिन भर कॉफ़ी बनाते बनाते। वह भी दिन भर काम करते करते थक जाती है
और बर्तन भी तो कितने हो जाते हैं। जब सब पिए तभी पिया करो, नेहा को अलग से ऑर्डर मत दिया करो। एक पैसे की औकात नहीं है और कॉफ़ी पर कॉफ़ी, इनकी वजह से हमारा खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। उनके दोस्तों के सामने बेटे ने इतना जलील किया कि उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। उनके सारे दोस्त तुरंत वहाँ से चले गए। तभी काजल बोली, छोटी, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सारा खर्चा तुम्हारा ही हो रहा है। भूलो मत, रात का सोना हमारी तरफ होता है। प्रमिला जी नरसिंह बाबू को देख रही थी और उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तभी बेटे भी बोलने लगे, यह घर है या कुरुक्षेत्र का मैदान? क्या झगड़ा लगा रखा है? दोनों की बीवी अपनी अपनी कहने लगी। तभी नरसिंह बाबू बेटे के पास आकर बोले, बेटा, आखिर क्या बात हुई है जो हम दोनों तुम लोगों को चुभने लगे हैं? जब तुम दोनों के कहने पर मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस घर पर लगा दी। तुम लोग नौकरी कर रहे हो, फिर भी घर का मोटा मोटा खर्चा तो मेरे पेंशन से ही चल रहा है। फिर तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? विक्रम बोला, बाबूजी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे घर का सारा खर्च आप ही चलाते हैं। मालूम भी है कि बाहर के खर्चे कितने हैं। मनीष बोला, मानता हूँ घर लेने में आपने मदद की, पर ज़्यादा पैसा तो भैया और उनके परिवार पर खर्च किया। मेरे बच्चों के लिए आपने क्या बचा कर रखा है? तो मैं तो भाई अपने हाथ खड़े करता हूँ, पर बेटा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? विक्रम, आप तो चुप ही रहेंगे। अरे जब कमाते थे तब की बात अलग थी, पर अब आप दोनों का खर्चा हम पर भारी हो रहा है। नरसिंह बाबू बोले, बेटा, अगर तुम आज तक घर पर लोगों के लिए कपड़े उपहार हमें देते आए हैं, यहाँ तक कि तुम दोनों के घर का किराया मैं ही भरता आया था, याद है या भूल गए? विक्रम बोला, अच्छा, तो अब आप हमसे हिसाब लेंगे? और हमारी बातें अगर आपको इतनी ही बुरी लग रही है तो आप दोनों अपने रहने का इंतज़ाम क्यों नहीं कर लेते कहीं और? प्रमिला जी बोली, यह कैसी बात कर रहे हो बेटा? तुम्हारे बाबूजी ने पैसे देते समय एक बार नहीं तुमसे सवाल किया और अपनी सारी जमा पूंजी तुम लोगों के कहने पर इस घर में लगा दी। अब तुम हमें कह रहे हो कहीं और जाकर रहो। क्या इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है? नैना बोली, देखो तो ज़रा भाभी, इस उम्र में इन्हें अपना हिस्सा चाहिए। मम्मी जी, ज़रा सी भी शर्म बची हुई है कि नहीं? इस उम्र में बेटे बहू 2 वक्त का खाना दे वही बहुत है। और एक बात जान लीजिए, यह घर हम दोनों जेठानी और देवरानी के नाम पर है, तो हिस्से की बात तो भूल ही जाइए। मनीष बोला, अभी नौटंकी बंद करो और बताओ कि करना क्या है। नेहा बोली, करना क्या है? घर के बीचों बीच दीवार उठा देते हैं और सास ससुर का भी बंटवारा कर लेते हैं। दोनों ने अपनी सुविधा अनुसार सास को भी बांट दिया। पहले 2 महीने मेरी मदद करेगी और बाद में बड़ी की मदद करेगी। नरसिंह बाबू को लग रहा था कि उनका और उनकी पत्नी का उस घर में कोई अपना नहीं रहा। बाबूजी को बार बार इधर उधर करने में दिक्कत होगी, तो ऐसा करते हैं, जो एक छोटा कमरा है वहाँ बाबूजी अपना सामान रख लेंगे। वहाँ क्या है ना, मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं और ज़रूरत पड़ेगी। इतना कहकर हाथ पकड़कर नरसिंह बाबू से बोली, बहू, बाबूजी, बेहतर होगा आप भी कुछ काम कर लेना, नहीं तो बैठे बैठे हाथ पैर में जंग लग जाएगा। बाहर की और आंगन में झाड़ू लगा लेना, बच्चों को स्कूल ले आना और सूखे हुए कपड़ों को छत पर से ले आना, सब्जी लाना आपका काम होगा। इतना कहकर बहू चली गई। मम्मी जी, मेहमानों के आने से पहले सारा हलवा, छोले भटूरे सब बन जाने चाहिए और कपड़े धुल जाने चाहिए। लेकिन अपने ही घर में नौकरानी बनकर प्रमिला जी बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। नरसिंह बाबू अंदर बाहर झाड़ू लगाकर बैठे रहते और प्रमिला जी उन्हें देखती ही रहती। एक दिन प्रमिला जी बोली, बहू, मुझे खाना दे दो। नेहा, जो बगल में छोटी थाली में 2 रोटी डालकर उन्हें दे आई, बोली, घर के बाहर जाकर बरामदे में बैठकर खाओ। प्रमिला जी ने कहा, बहू, पर यह थाली तो झूठी है। नेहा बोली, तो क्या हुआ मम्मी जी, कोई सब्जी अच्छी नहीं लगी
तो उन्होंने छोड़ दी। पता नहीं कैसे बनाया था आपने। अब आप ऐसा कीजिए, इसे खा लीजिए, वरना तेल मसाला कितना बर्बाद हो जाएगा ना। नरसिंह बाबू के कानों में सारी बातें जा रही थी। प्रोमिला जी बरामदे में बैठ गई और नरसिंह बाबू पर नज़र पड़ी तो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। नरसिंह बाबू ने थाली को उठाकर फेंक दिया और सब्जी का छींटा समदन जी के मुंह पर जा गिरा। गुस्से में बोले, तुम यहाँ झूठा खाना नहीं खाओगी। रसोई से बहू ने अपनी पति मनीष को आवाज़ लगाई, सुनिए ज़रा, बाहर आइए। जब मनीष बाहर आया तो बोला, बाबूजी यह क्या तमाशा लगा रखा है आपने? माँ का भरण पोषण हम करते हैं, क्या हो गया अगर वह मम्मी जी का के लिए झूठा खाना ले आई तो? अरे थाली छोटी है, सब्जी नहीं। नरसिंह बाबू ने तोड़ का थप्पड़ उसे जड़ दिया और बोले, तुम अपनी माँ का भरण पोषण करोगे? अरे जिस औरत ने तुम्हारे भरण पोषण पर उस वक्त किया जब उसे मालूम भी नहीं था कि तुम ऐसे निकल आओगे, आज तुम उसका भरण पोषण करोगे? विक्रम आया और बोला, बाबूजी आपको क्या ज़रूरत है इन लोगों के मामले में पड़ने की? उसी तरह बाबूजी ने दूसरा थप्पड़ विक्रम को जड़ दिया और बोले, तुम लोग कौन होते हो हमें दो हिस्सों में बांटने वाले? मैं नहीं मानता तुम लोगों के बंटवारे को। तुम जैसे मतलबी बच्चे जो अपने माँ बाप के पैसों के लिए पहले उनसे अच्छे संबंध बनाते हैं, फिर सारा पैसा लेकर उन्हें अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकाल देते हैं मानो कोई सड़ा हुआ दांत है। प्रोमिला जी रो रो कर सांसें उखड़ने लगी। नरसिंह बाबू ने उन्हें पानी पिलाया और बोले कि हमारी दुनिया नहीं है ये, ना ये हमारे बच्चे हैं। यह तो फिर भी है जो इतने दिनों तक हम सहन कर रहे थे, पर इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो भी किया है, ईश्वर इसका न्याय करेगा और इन्हें इसी जीवन में इसका दंड मिलेगा। और तुम चिंता मत करो प्रोमिला, बस 15 दिन के अंदर मैं कुछ न कुछ तो अपना जुगाड़ कर ही लूँगा। बस कुछ दिन और, फिर हमें इनकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। इतना कहकर नरसिंह बाबू वहाँ से चले गए। एक दिन जब प्रोमिला जी कूड़ा डालने बाहर निकल रही थी तो प्रोमिला जी का सीढ़ियों से पैर फिसल गया और उनके पैर में चोट आ गई, जिस कारण वह चल फिर नहीं सकती थी और बिस्तर पर ही उनका सारा समय कटने लगा। यह सब क्या लगा रखा है बुढ़िया? घर का एक एक कोना बदबू दे रहा है। ये कोई कूड़ेदान है क्या? जगह जगह थूकती रहती हो। इस घर में रहने के लायक नहीं हो, निकलो यहाँ से। बहू, भगवान से तो डरो, उसके घर देर है अंधेर नहीं। अच्छा नहीं कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? प्रोमिला जी अपने बहू से गिड़गिड़ाते हुए बोली। रात के 12 बजे थे और बाहर सड़क पर गुमनाम अंधेरा छाया हुआ था। प्रोमिला जी की हालत ऐसी नहीं थी कि वह बिना किसी सहारे के चल फिर पाए, जबकि उनके पैर की हड्डी टूटी थी। तब वह वहाँ अपने सारे काम बिस्तर पर ही कर रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने बिस्तर गंदा कर दिया था। बहू गुस्से में आकर घर से ही निकाल रही थी और प्रोमिला जी बार बार बहू से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी। प्रोमिला जी अंदर टीवी देख रहे अपने बेटे को लगातार आवाज़ दे रही थी, यह बेटा मेरा लाल, रोक ले बेटा, बहू को अपनी माँ पर तरस खा। लेकिन माँ की पुकार बीवी के आगे ना बेटे के आगे किसी को नहीं सुनाई दी। नेहा उनके हाथ में एक लाठी पकड़ाकर बोली, बुढ़िया, बुढ़ापे में तुम जैसे लोगों का यही सहारा है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। यहाँ से हर जगह से बदबू ही बदबू आती है। बाहर से आदमी को बुलाकर पूरे घर में फिनाइल डलवाना पड़ेगा। इतना कहकर उसने प्रोमिला जी को दरवाजे से धक्का दे दिया और अंदर से ही दरवाज़ा बंद कर लिया। पहले बहू दरवाज़ा ना खोलती दिखी तो बेचारी ने दूसरी बहू का दरवाज़ा खटखटाया। काजल बहू, दरवाज़ा खोल दो, बस आज रात के लिए मुझे अपने घर के कोने में पड़े रहने दो। वह लगातार दरवाज़ा पीटती रही, पर उसने एक बार भी माँ के दर्द को महसूस तक नहीं किया। प्रोमिला जी बेचारी रोते बिलखते हुए वहीं दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठी रही। ठंड के मारे उनका पूरा बदन काँप रहा था। पूरी रात पड़े हुए जैसे तैसे बिताई। सुबह के 10 बजे थे कि बड़ी बहू का दरवाज़ा खुला। प्रोमिला जी बोली,
अपनी माँ को ऐसी हालत में देख नहीं सकता ना तू मनीष। बोला, माँ बड़ी ढीठ हैं आप, अभी तक यहीं पड़ी हैं। अरे मर क्यों नहीं जाती, हमारा भी पीछा छोड़ो। चलो नेहा, देर हो रही है, फ्लाइट छूट जाएगी। बेटा, प्रोमिला जी की आंखें छलक पड़ी। बड़ा बेटा भी माँ को ठोकर मारकर बीवी के साथ चला गया था। बेचारी प्रोमिला जी लाठी का सहारा लेकर रेलवे स्टेशन के पास भीख मांगने बैठ गई तो वहाँ आते जाते लोग उन्हें कुछ न कुछ खाने को दे देते थे। पर कई दिनों से प्रोमिला जी का दर्द बढ़ता जा रहा था और वह दर्द से करा रही थी। उधर अपना और प्रोमिला जी के रहने का सारा इंतज़ाम करके नरसिंह बाबू ट्रेन से वापस आ रहे थे। स्टेशन पर उतरे ही थे कि उसी समय वहाँ पर बहुत भीड़ जमा हो गई थी। किसी वृद्ध औरत की ट्रेन के नीचे आकर मौत हो गई थी। बेचारी का चेहरा वही जख्मी हो गया था। पता करने पर पता चला कि उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया था। बेचारी ने आत्महत्या कर ली। यह सुनकर नरसिंह बाबू बहुत घबरा गए। वापस बेटों के घर पहुँचे तो दरवाजे पर ताला लगा देखकर किसी ने उसने बताया कि आपके दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कल रात ही विदेश घूमने के लिए निकल गए हैं, पर उन्होंने अपनी माँ को सड़क पर ही बेसहारा छोड़ दिया। बेचारी बहुत रोई थी, बहुत गिड़गिड़ाई थी, पर दोनों में से उनकी किसी ने ना सुनी। नरसिंह बाबू की आंखों से आंसू बहने लगे। अब कहाँ ढूंढे अपनी बीवी को? क्या कुछ दिन भी वह अपनी माँ को इस घर में नहीं रख सकते थे? यही सोच सोचकर परेशान हुए जा रहे थे। बहुत पता लगाने के बाद भी उन तक नहीं पहुँच पाए। उन्हें लगा उनकी पत्नी ने आत्महत्या तो नहीं कर ली, स्टेशन वाली मेरी पत्नी तो नहीं थी। अपने आप से बात किए जा रहे थे, अपनी पत्नी के बिना छटपटाए जा रहे थे। करीब 1 महीने बाद वह अपने खास दोस्त की अर्थी को कंधा देने के लिए एक वृद्ध आश्रम गए थे, क्योंकि उनका बुजुर्ग दोस्त वृद्ध आश्रम में ही रहता था। अंतिम संस्कार होने के बाद नरसिंह बाबू ने एक औरत को देखा जो हाथ में तस्वीर लिए रोई जा रही थी। पूछने पर किसी ने बताया 1 महीने पहले ही रेलवे स्टेशन में भीख मांगते हुए दर्द में बिलबिलाती हुई एक कोई भला इंसान इसे वृद्ध आश्रम में छोड़ आया था। बेचारी पैर के दर्द से बहुत छटपटा रही थी, बस पूरे दिन रोती रहती, ना ठीक से खाती ना पीती। यह सुनकर नरसिंह बाबू के पैरों तले ज़मीन सरक गई। उन्होंने जैसे ही उस औरत को प्रोमिला के नाम से पुकारा, अपना नाम सुनते ही जैसे ही देखा, प्रोमिला जी के अंदर अजीब सी शक्ति आ गई थी। पति को सामने देखकर प्रोमिला जी और नरसिंह जी बाबू अपने आंसू नहीं रोक पाए और उन्हें गले से लगा लिया। यह आदमी बोला, यह आपकी पत्नी है? नरसिंह जी बोले, बस अब और नहीं। नरसिंह बाबू ने प्रोमिला जी को वहाँ से लिया और रोते हुए बोले कि तुम्हारी एक एक तकलीफ़ का, एक एक आंसू का बदला लूँगा मैं। अब यह बाप अपने पर उतर आया है, उन्होंने हमारा बहुत फ़ायदा उठाया है। देखो अब मैं क्या करता हूँ। अपमान के घूंट पीकर ज़िंदगी बिताई है, पर अब और अपमान बर्दाश्त नहीं है मुझे। नरसिंह बाबू ने पुलिस स्टेशन में जाकर बेटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने भी सारा माजरा सुना और बेटे और बहू के घर पर ताला लगवा दिया। जब बेटे अपनी पत्नी के साथ घूम फिरकर विदेश से घर लौटे और घर पर बड़ा सा ताला लगा देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन सरक गई। बहू भूखी लोमड़ी की तरह माता पिता के पास पहुंची। नरसिंह बाबू और प्रोमिला जी को पुलिस के साथ देखकर चारों के पैर रुक गए। बड़ा बेटा नरम आवाज़ में बोला, बाबूजी यह क्या है? हमारे घर पर आपने ताला क्यों लगवाया? तभी एक पुलिस वाला उसे ज़ोर का थप्पड़ लगाते हुए बोला, शर्म नहीं आती अपने माँ बाप को लाचार बेसहारा सड़क पर छोड़ते हुए? उनके सारे पैसे तुम लोग खाते रहे अपने भरण पोषण के लिए। अपना अधिकार मांगने का उन्हें पूरा हक है और बाबूजी चाहते हैं कि यह घर करोड़ों का घर है, प्रोमिला जी के नाम है, क्योंकि घर खरीदने में जो भी पैसा लगा वह नरसिंह बाबू का है। आप दोनों को जेल भिजवा देंगे और जो भी है वह वापस करेंगे नहीं। चारों बेटे बहू के पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई और गिरगिट की तरह रंग बदलकर पिता के पैरों में गिर गए। नरसिंह बाबू ने अपने बेटों को माफ़ नहीं किया और
खुद उस घर में खुशी से रहने लगे। अपने बेटों को घर से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया। मेरे हिसाब से माँ बाबूजी ने बिल्कुल सही किया। ऐसे बच्चों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। अगर आपको भी ऐसा लगे या आपको कुछ और लगे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट पे बताएं। थैंक यू।